कैमरा ऑन, वॉइस, थैंक यू। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जैसे शाम की क्लास में हमने HIV की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आज थोड़ी सी उसको दोबारा से भी देख लेते हैं। और कल होपफुली आपके पास वो PDF फॉर्मेट में ये सारी पॉइंट्स भी आ गई हैं, तो आप यकीनन अपनी पॉइंट्स को आपने देखी होंगी कुछ, और मज़ीद आज एक और टाइम जैसे इस डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वायरसेस की HIV वायरस जो है इसकी कैटेगरी जो है रेट्रो वायरस की है। रेट्रो वायरस यानी जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है। यकीनन जो जैसे फुल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट है उन्होंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन, जिसका मतलब होता है DNA की इंफॉर्मेशन मैसेंजर RNA में या mRNA में आती है, तो उस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि RNA से DNA बनने का अमल हो, उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रेट्रोवायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, RNA से DNA बनता है। वाई? बिकॉज जैसे HIV वायरस है, HIV वायरस उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल RNA है। जैसे हमने पढ़ा है कि वायरसेस की जो स्ट्रक्चर होती है, वायरसेस की जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कंपोनेंट्स जैसे हमने कल पढ़े थे कि आइदर उनका जेनेटिक मटेरियल DNA होगा या RNA होगा। प्लस में जैसे आपने देखा उसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। इन्वेलप, वायरल इन्वेलप सारे वायरसेस की फीचर नहीं है। कुछ ऐसे वायरसेस होंगे जिनमें ये इन्वेलप जो लिपिड का बना होगा वो होगा, प्लस में ग्लाइकोप्रोटीन की सरफेस पे ये जो है रिसेप्टर के तौर पे जो है ये मॉलिक्यूल काम करेंगे। तो इसी तरह से जो हम अगर नोट करें कि HIV की स्ट्रक्चर ओवरऑल जैसे स्फेरिकल इन नेचर है, ये इन्वेलप्ड है, ये RNA वायरस है। RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, इन्वेलप लिपिड का लेयर जैसे मौजूद है, और रेट्रोवायरस की कैटेगरी। ये ऐसे सिंपल सी चीजें जो आप जनरली इन टर्म्स के हवाले से इनको, जैसे हमारे NTB या STB में लिखा हुआ नहीं है, बट आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये इन्वेलप वायरस है, ये रेट्रोवायरस है, और ये RNA वायरस है बिकॉज इसका जेनेटिक मटेरियल जो है RNA है। तो यकीनन ऐसी छोटी छोटी सी चीजें आपकी जो लॉजिक है उसको यूज करके आप इनका आंसर या जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसका जेनेटिक मटेरियल यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA है, 2 मॉलिक्यूल हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक दूसरे के अलग 2 RNA के मॉलिक्यूल हैं। और इसी के साथ साथ 3 एंजाइम्स भी हैं। जैसे आप हमने पढ़ा है कि कोर जो पार्ट होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये जो HIV है इसके अंदर 3 एंजाइम्स हैं। इससे पहले हमने शायद पढ़ा होगा कि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, बट 2 और भी एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अलावा इंटीग्रेज एंजाइम भी मौजूद है, इंटीग्रेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम भी मौजूद है जो इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जाहिर है इसमें प्रोटीन है, तो यानी कैप्सिड जो कोट है, प्रोटीनियस कोट है, वो भी मौजूद है। कैप्सिड के बाहर एक एक्स्ट्रा एनवलप जो मौजूद है, जो लिपिड के 2 लेयर्स हैं उनका बना हुआ है, प्लस में इनके यहाँ सरफेस पे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक जैसे GP41 और GP120 है, ठीक है, GP140 GP120। तो होपफुली आपने इन डायग्राम्स को या इलस्ट्रेशन को देखा होगा, तो जिसमें आपने देखा है कि लाइक जैसे ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA का एक मॉलिक्यूल, ये RNA का दूसरा मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल के बाहर जो है प्रोटीन का कोट है। इस प्रोटीन के कोट को हम कहेंगे कैप्सिड कहेंगे, जो कैप्सोमर का बना हुआ है। ये छोटे यूनिट्स, हर एक इंडिविजुअल यूनिट को जैसे हम कहेंगे कैप्सोमर और कैप्सोमेर।
इसके साथ साथ एंजाइम्स भी हैं जो इस आरएनए के साथ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के साथ होते हैं, जैसे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसी तरह से इंटीग्रेस भी है, इसी तरह से प्रोटीएज एंजाइम भी है। 3 एंजाइम्स जो है इसमें मौजूद है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होगा, इसी तरह से इनमें जो प्रोटीएज एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम है, 3 एंजाइम्स भी मौजूद है इसके अंदर। इस प्रोटीन कोड के बाहर जैसे आप देखें एक और, जैसे इसे कहते हैं शेल मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स प्रोटीन का लेयर है जो इनसाइड टू द लिपिड लेयर है, इनसाइड टू द लिपिड लेयर है। इसका नेम है, जैसे शेल, सिंपली शेल प्रोटीन भी कहते हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन के बने हुए, इनका काम होता है कि ये जो कोर है इसको जो है एक पोजीशन में, अपनी पोजीशन में बरकरार रखना, ये काम जो होता है इस जो मैट्रिक्स, ये जो शेल मैट्रिक्स है इसका काम है। इसे कहते हैं शेल मैट्रिक्स, जो ये प्रोटीनियस इन नेचर है। तो इसका काम होता है कि इस कोर को, ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं कोर कहते हैं। कोर के अंदर जैसे आपने देखा कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, एंजाइम्स भी है, इनको एक पोजीशन में होल्ड करके रखने का काम इस शेल मैट्रिक्स का होता है। इसके बाहर जैसे आप देखें लिपिड की 2 मेम्ब्रेन्स हैं, लिपिड की 2 मेम्ब्रेन्स हैं। प्लस में जैसे आप देखें सरफेस प्रोटीन्स आर देयर, जो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, ग्लाइकोप्रोटीन। एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो 120 जिसे कहते हैं, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे जो ट्रांस मेम्ब्रेन है जिसे GP41 कहते हैं। ये हमारे एनटीबी में इनकी टेक्स्ट पार्ट के अंदर भी मौजूद है कि ये GP120 जो होता है, यकीनन जो इसका जो होस्ट सेल होगा, हेल्पर टी सेल होगा, उसके साथ बाइंड करने में मदद देंगे, बाइंड करने में मदद देंगे, क्योंकि ये सरफेस GP120 जो प्रोटीन है, जाहिर है यकीनन जो होस्ट सेल है जिसे हम कहते हैं हेल्पर टी सेल है। ब्रेन भी है, मैक्रोफेजेस भी है, बट हेल्पर टी सेल के अंदर मोस्टली प्रोबेबली जनरली कॉमनली ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। तो हेल्पर टी सेल की जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करने का काम GP120 का होगा। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो ग्रीन कलर के जो नजर आ रहे हैं, ये आगे चल के जब जैसे इनके साथ बाइंडिंग हो जाएगी तो फिर फ्यूजन में मदद देगा। फ्यूजन में एक ये जैसे देखिए अटैचमेंट में मदद देते हैं GP120, और देन फ्यूजन में, यानी ये वायरस पार्टिकल होस्ट सेल हेल्पर टी सेल के अंदर जब उसके साथ अटैचमेंट होने के बाद ये सारा मटेरियल कौन सा, इसका कोर पोर्शन है जिसके अंदर एंजाइम्स भी हैं, जिसके अंदर इसका लाइक जैसे जेनेटिक मटेरियल है, ये सब फ्यूज होगा, किसके अंदर आएगा, ये सब हेल्पर टी सेल के अंदर आएगा। तो उस वक्त फ्यूजन के वक्त पे यानी इसका जो है इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन GP41 का काम होता है। तो इसी तरह से जो ये एक वायरस की एक जनरल स्ट्रक्चर थी जो हमने कल पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ी थी, और फिर से भी थोड़ा से आज इसको दोबारा देख लेते हैं कि वायरस स्फेरिकल इन नेचर है। आउटर जो है लिपोप्रोटीन एनवेलप है, 2 लेयर्स हैं इसके, और डिफरेंट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द वायरल एनवेलप फॉर्मिंग स्पाइक। ओवरऑल जैसे अगर हम देखें कि ये वायरस जो HIV वायरस है, तो इसमें ऐसे जो है रेज्ड पोर्शन जैसे सरफेस पे नजर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइक कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस है उसके अंदर भी ऐसे स्पाइक्स से नजर आते हैं, ये स्पाइक है, इन्हें हम स्पाइक कहते हैं। ओवरऑल जनरली ये है क्या, ये है ग्लाइकोप्रोटीन है। और आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे 2 किस्म के हैं, एक GP जैसे GP120 है, और दूसरे हैं GP ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। ठीक है, 41 ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, और GP120 जो है जाके होस्ट सेल के साथ बाइंडिंग और अटैचमेंट के लिए यूज होंगी, उनका ये काम होता है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन अ वायरल एनवेलप। एनवेलप कौन सा, ये लिपिड लेयर है, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। 2 लिपिड की लेयर है, उनके हवाले से बात हो रही है, कैप्सिड के हवाले से नहीं, लिपिड के हवाले से बात। और ये लिपिड की मेम्ब्रेन कहाँ से आई है, ये भी जैसे इस पोर्शन के अंदर बताया गया है। हमने कल मॉर्निंग क्लास में भी यही पढ़ा था। सारे वायरसेस में ऐसा एनवेलप, एक्स्ट्रा एनवेलप, एडिशनल एनवेलप तो नहीं होता है। वायरसेस तो जस्ट न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, बट ये जो एक्स्ट्रा जैसे कोट कहें या एनवेलप कहें जो लिपिड का बना होता है, होस्ट सेल को जब भी इन्फेक्ट करेंगे तो उस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन ही होती है, जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, वो जाहिर है जब उसके साथ जब सेल को रप्चर करके बाहर आएंगे तो मेम्ब्रेन का पार्ट भी इनके साथ आ जाता है, तो ये इन्वेलप हो जाता है। ठीक है, और ये हीट सेंसिटिव होते हैं, रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं, इवन जैसे डिटर्जेंट, सोप, सैनिटाइजर के जरिए वो मेम्ब्रेन जो है रप्चर भी हो सकती है। इस वजह से जैसे ये जो कोरोना वायरस के लिए जैसे कहते हैं कि यानी आप
हैंड वॉशिंग है या सैनिटाइजर्स ये इसका इस्तेमाल है, तो उसमें ये वायरस जो उसकी किलिंग हो जाती है। वाई? बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड की मेम्ब्रेन जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो यकीनन जो वायरस के पार्टिकल है वो भी इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये लिपिड की में फॉर्मिंग स्पाइक्स कंसिस्टिंग ऑफ आउटर ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ट्रांस मेम्ब्रेन GP41 लिपिड मेम्ब्रेन इज बारोड, कहाँ से आई है? फ्रॉम होस्ट सेल ड्यूरिंग बडिंग प्रोसेस, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टिकल जब बनेंगे, जाहिर है होस्ट सेल को रप्चर करके जब न्यू पार्टिकल, वायरस के पार्टिकल निकलेंगे तो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन भी लेके जाएंगे जो लिपिड की बनी हुई है। ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। GP120 नीडेड टू अटैच टू द होस्ट सेल। GP120 का काम होगा, जैसे अभी हमने नोट किया कि होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट के लिए काम देंगे। GP41 क्रिटिकल फॉर द सेल फ्यूजन प्रोसेस, जब जाहिर है ये होस्ट सेल जो होगा, ये वायरस होस्ट सेल के साथ जब अटैचमेंट के बाद अपने लाइक जेनेटिक मटेरियल कोर को जैसे अंदर इंसर्ट करेगा, यकीनन तो उस वक्त जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। फ्यूजन सिंपली कि ये यानी फ्यूजन प्रोसेस में जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। और ये जो GP120 है जो ये जो है अटैचमेंट के लिए काम आएंगे। बस जनरली दो इनके फंक्शन आप नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी जो पॉइंट्स हैं इनके हवाले से हमारे जो NTB बुक में दी गई हैं उनमें स्ट्रक्चर में फर्दर कि बीनेथ एनवेलप एनदर प्रोटीन शेल इज देयर, जो मैट्रिक्स प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये मैट्रिक्स प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन एनवेलप एंड कैप्सिड। जैसे थोड़ी देर पहले आपने डायग्राम देखी कि जैसे ये जो है कैप्सिड है कैप्सोमियर का बना हुआ है और ये लिपिड की दो लेयर है, बट इन दोनों के नीचे दो लिपिड की लेयर है, इनके नीचे जैसे ये जो पार्ट था आपने देखा, इस पार्ट को हम कहते हैं ये जो है लाइक प्रोटीन शेल है। और इस प्रोटीन शेल की प्रेजेंस या लोकेशन क्या बताई गई? बिटवीन एनवेलप एंड कैप्सिड। जैसे ये एनवेलप पार्ट है और ये कैप्सिड है, इन दोनों के दरमियान जैसे ये जो पार्ट है प्रोटीन शेल है। और इसका काम जनरली ये होता है कि ये कोर को एक पोजीशन पे होल्ड करना, रखना, ये इस शेल का जो डिटेल नहीं दी गई है हमारे NTB में, फंक्शन याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो कैप्सिड है समवॉट कोनिकल शेप विच इज कंपोज ऑफ कैप्सोमर। जैसे आपको पता है कि कैप्सिड जो है कैप्सोमर के बने हुए हैं, ये तो सिंपल पॉइंट्स ही है। वायरल कोर कंटेन्स RNA एंड एंजाइम्स। कोर यानी सेंट्रल पार्ट है, उसमें क्या है कि एक मीन्स इनका जेनेटिक मटेरियल जो RNA की 2 मॉलिक्यूल है प्लस 3 एंजाइम्स है। RNA की 2 मॉलिक्यूल्स हैं और प्लस में 3 एंजाइम्स है, जिनके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल RNA है, उसके अंदर 9 जीन्स होते हैं, टोटल 9 जीन्स है। तो 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA HIV RNA है। और एंजाइम्स कौन से? ये 3 एंजाइम्स है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, नंबर 2 इंटीग्रेज एंजाइम है, नंबर 3 जो है यकीनन जैसे एक प्रोटीज एंजाइम है जिसका काम होता है, प्रोटीज एंजाइम का काम होगा कि जब भी होस्ट सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होगा उस वक्त तो प्रोटीन बनेंगे, बट वायरस के प्रोटीन कौन से हैं, कौन सी शेप के हैं, कौन सी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये जो फाइनल जो टचिंग और प्रोसेसिंग है वायरल प्रोटीन बनाने की, वो इस प्रोटीज एंजाइम का रोल होगा। प्रोटीज एंजाइम यही करेगा कि बिगर प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके जो वायरस के जो प्रोटीन होंगे वही नीडेड होंगे, तो वो उस अमल के दौरान यूज टू ब्रेक द लार्जर स्ट्रक्चरल प्रोटीन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ये प्रोटीज एंजाइम का काम हुआ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कल भी हमने पढ़े थे 3 फंक्शंस हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की 3 फंक्शन है। कौन से 3 फंक्शन है? पहला फंक्शन ये होता है कि जैसे RNA से DNA बनाना। नंबर 2, RNA से DNA बनने के बाद वो RNA का पार्ट जो होता है उसको डिग्रेड करना। और जो 1 स्ट्रैंड जो बन गया था DNA का, जो cDNA कहते हैं, उसका एक अनदर स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाने में भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम है, इसका ये रोल है। तो 3 फंक्शंस हैं, दे आर परफॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम होता है, कल भी जैसे नोट किया था हमने, इंटीग्रेज एंजाइम जैसे डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाता है, किसका? जैसे HIV RNA था उसका डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा, तो इंटीग्रेज एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड DNA को लेके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। किसका न्यूक्लियस? होस्ट सेल का न्यूक्लियस। और उसके अंदर जैसे होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स है उनके अंदर इसको इंटीग्रेट करेगा, उसके अंदर इनको इंक्लूड कराएगा, उसके अंदर इसको यानी उसका पार्ट बना लेगा, तो उसे हम कहेंगे ये इंटीग्रेज एंजाइम का काम है। इंटीग्रेज एंजाइम इज यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट वायरल DNA इनटू होस्ट DNA। वायरल DNA को
होस्ट डीएनए के अंदर उनके न्यूक्लियस तक जो है इंटीग्रेट कराना, उनके क्रोमोसोम में शामिल कराना, ये काम जो होता है इंटीग्रेज एंजाइम का होता है। क्योंकि जैसे आपने देखा जब भी वायरस, HIV वायरस जब होस्ट सेल हेल्पर टी सेल के अंदर आता है तो साथ साथ में एंजाइम भी लेके आता है। और यही एंजाइम्स जो होते हैं जो आप देख रहे हैं कि जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम 3 डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह से जो प्रोटीज एंजाइम का भी रोल है कि जैसे बिगर प्रोटीन को स्मॉलर प्रोटीन में ब्रेक करें, वायरल प्रोटीन बना रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेज एंजाइम, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। साइटोप्लाज्म के अंदर डबल स्टैंडर्ड वायरस का डीएनए जो बना था उस उसको लेके यानी न्यूक्लियस के अंदर जो ह्यूमन न्यूक्लियस जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट करा रहा है। तो ठीक है, यकीनन जैसे आप में से फ्यूचर में काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी बनेंगे, डॉक्टर साहिबान भी बनेंगे, तो आप जैसे देखें ये सारी जो है इसकी फिलहाल तो HIV का कोई इलाज जैसे नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम अज्यूम करें इस लेवल पे कि जैसे अगर इन एंजाइम की अगर इनहिबिटर हो जाए, मिल जाए, या ऐसी मैकेनिज्म हो जाए कि जिसमें ये एंजाइम वर्क ना कर सके, तो यानी जैसे हम देखेंगे तो फिर क्या होगा, यकीनन HIV की ट्रीटमेंट भी इसी तरह से हो सकती है अगर इन एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक किया जाए। तो ऐसी डेडली डिजीज, बहरहाल वो रिसर्चर, हमें इसका कोई इल्म नहीं होता है कि किस डायमेंशन में इनकी ट्रीटमेंट के हवाले से काम हो रहा है, वैक्सीन है, व्हाट्स हो, वी डोंट नो। बट जैसे कल एक शायद कहीं से कुछ एक चीज़ गुजरी है कि जो कोविड है उसके उसको ट्रैप करने के लिए डीएनए के ऐसे पार्टिकल जो उन्होंने बनाए हैं, जो डीएनए के पार्टिकल हैं वो आइकोसाहेड्रल है, 20 साइडेड है। जैसे ये जो कोरोना वायरस है और उसके इर्द गिर्द आइकोसाहेड्रल डीएनए के ऐसे ट्राइंगल्स, 20 ट्राइंगल्स इसको जो ट्रैप कर लेंगे, देन उसको स्प्रेड होने नहीं देंगे। बहरहाल रिसर्च इज रिसर्च, जब तक कोई चीज़ फाइनल ना हो, जब तक कोई चीज़ ह्यूमन हेल्थ के लिए बेटर नहीं हो, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जस्ट ये लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है काम, बस बात फर्दर देखते हैं। बहरहाल हमारा उससे कोई फिलहाल रिलेशनशिप नहीं है। हम फिलहाल हम एंट्री टेस्ट में ही जैसे लगे हुए हैं, आप डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंजाइम और प्रोटीज एंजाइम, ये जो 3 एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं HIV के अंदर। ठीक है, दीज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय 3 आउट ऑफ 9 वायरस जीन्स। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि HIV के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर टोटल 9 जीन्स हैं, टोटल 9 जीन्स हैं, जिसमें 3 जीन्स हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं। दीज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इनकोडेड बाय 3 आउट ऑफ 9 वायरल जीन्स, यानी वायरस में 9 जीन्स हैं, उनमें जो 3 जीन्स हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं। 3 जीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, 3 जीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं। जैसे हमने कल भी इवनिंग क्लास में इसी चीज को डिस्कस किया था। जैसे ये जीन नेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीन्स हैं किसके, HIV के, जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, जस्ट एक ही पॉइंट लिखी हुई है। आपकी मेमोरी अच्छी है तो इसको याद कर लें, बट ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है। टोटल 9 जीन्स है, उसमें 1 2 3 जीन्स है। ये जो 3 जीन्स है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं, वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएंगे 3 जीन्स। जैसे एक है गैग जीन, है गैग जीन जो वायरियन इंटीरियर बनाएंगे। पोल जीन जैसे उसका नेम है तो ये वायरल एंजाइम्स बनाएंगे। और ENV जीन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे। तो ये जो है 3 जीन्स जो है वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएंगे। रिमेनिंग बाकी जैसे ये अदर कंपोनेंट्स जो है बना सकते हैं, बट ये जो 3 जीन्स होते हैं ये वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, जिसके अंदर वायरियन इंटीरियर है, वायरल एंजाइम्स है, और ग्लाइकोप्रोटीन जो बनने का अमल होगा वो इन 3 जीन्स आउट ऑफ 9 जीन्स है। ये 6 हैं, ये 3, टोटल जो 9 जीन्स हैं HIV के 9 जीन्स है। तो ये एक सिंगल पॉइंट थी कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन 3 जीन्स बनाते हैं आउट ऑफ 9 जीन्स, ये टोटल यानी 9 जीन्स है। रिसर्च लेवल की ये चीज़ें नेम वगैरह याद करना तो हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं। आप जस्ट एक सेंटेंस याद करेंगे कि HIV के अंदर टोटल 9 जीन्स हैं, जिनमें 3 जीन्स ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चरल प्रोटीन में ये वायरियन इंटीरियर आ जाता है, वायरल एंजाइम्स आ जाते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन आ जाते हैं। बस ये भी यानी डिफाइंड नहीं है, ये भी हमारे NTB STB में डिफाइंड नहीं है। आपको जस्ट टोटल 9 जीन्स, 3 जीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन याद करना, बस नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। आप इंटीटेस के स्टूडेंट अभी फिलहाल
काफ़ी सारे स्टूडेंट बेचारे वो एनुअल एग्जामिनेशन में भी फंसे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे एनुअल एग्जामिनेशन आ गए हैं, तो काफ़ी सारे उनके यहाँ हैंडलिंग के लिए इश्यूज हो रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेष आपके हर इम्तिहान के साथ हैं, चाहे वो जीटी का इम्तिहान हो, चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, चाहे एंट्री टेस्ट का वो। आप मेहनत करें, यकीनन सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेक्शन है लाइक ये पार्ट हमारे कुछ सिलेबस में तो नहीं है ये। अब हम जैसे लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, जो ये तो सारी चीजें हमने कल ही पढ़ ली थी। अब हम HIV के लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं, और ताकि आप ये लाइफ साइकिल की जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आ सके। इलस्ट्रेशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक HIV वायरस है, जो वायरियन है। जब भी ये हेल्पर टी सेल है, इसका होस्ट सेल यकीनन जो है हेल्पर टी सेल है, जिसके अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जिसके अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ऐसी इलस्ट्रेशन आपके पास PDF फॉर्मेट में मौजूद होगी। तो HIV जब भी जैसे होस्ट सेल यानी हेल्पर टी सेल के साथ बाइंड होगा, बाकी सेल नहीं, जैसे बॉडी फ्लूइड्स में ये HIV वायरस सर्कुलेट करता है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर तो मौजूद होता है, बट किस सेल के अंदर एंटर होगा, किस सेल के अंदर अपनी रेप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, वो हेल्पर टी सेल है। हेल्पर टी सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो है आपको पता है CD4 रिसेप्टर्स भी है। CD4 रिसेप्टर्स जो होते हैं को रिसेप्टर्स हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल रिसेप्टर हैं हेल्पर टी सेल के, जो किसके साथ बाइंड होंगे। आप अगर प्रोटीन का नेम अगर टाइप करें तो आप देख सकते हैं कि वो कौन सा प्रोटीन होगा, HIV का कौन सा प्रोटीन होगा जो हेल्पर टी सेल के साथ सबसे पहले बाइंड होगा। किरण साहब, GP120 120 एग्जैक्टली आप सही हैं। तो GP120 के साथ जो है हेल्पर टी सेल्स उसकी जो CD4 रिसेप्टर उसके साथ बाइंड करें। जैसे बाइंड करेंगे तो आपको पता है जैसे ये वायरस का जैसे इन्वेलप है, जैसे आपको पता है इन्वेलप है, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी मौजूद है जिसका नेम है GP41। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अब इस किसकी मेम्ब्रेन ऑफ जैसे HIV हेल्पर टी सेल इसके साथ फ्यूज होगी। तो ये देखिए ये कोर पार्ट है। कोर पार्ट के अंदर क्या है, कोर पार्ट के अंदर इसका जैसे कोर पार्ट के अंदर यकीनन आपने पढ़ा है कि ये कैप्सिड है, प्लस उसके अंदर जो एक मींस RNA के जो मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल, प्लस में एंजाइम्स 3 एंजाइम्स हैं, वो सब इसके सेल के अंदर आएंगे, हेल्पर टी सेल के अंदर आ जाएंगे। हेल्पर टी सेल के अंदर जब आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जब ये हेल्पर टी सेल के अंदर दाखिल होंगे तो अनकोटिंग का अमल होगा। अनकोटिंग की मीनिंग क्या है कि जैसे कैप्सिड है, कैप्सिड ब्रेक होगा और उसमें से RNA जेनेटिक मटेरियल प्लस एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म ऑफ हेल्पर टी सेल आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, उसका एक्शन होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम ये होता है कि यानी RNA के एक सिंगल स्ट्रैंड से एक DNA का 1 मॉलिक्यूल बनाए, जिससे हम कहते हैं cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी RNA जो दाखिल हुआ था HIV, उसका RNA मटेरियल था, उसका 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA बनेगा, एक सिंगल स्ट्रैंड होगा, और इस सिंगल स्ट्रैंड DNA को हम कहेंगे cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। एंजाइम कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में RNA को टेम्पलेट बना के उसका एक टेम्पलेट बना के कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा, cDNA बनाएगा, बट उसका जो स्ट्रैंड होगा 1 और सिंगल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का ये काम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैंने 1-2 क्लासेस से आपको बता रहे हैं हम कि HIV के लाइफ साइकिल के हवाले से एंट्री टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, खास तौर पे लाइफ साइकिल। तो उसमें सबसे पहले ये हुआ कि RNA से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना, यानी 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA बना। अब इस RNA का कोई काम नहीं, अब इस RNA को डिग्रेड होना चाहिए। डिग्रेड कौन करेगा, यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस RNA को डिग्रेड करेगा, यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस RNA को डिग्रेड करेगा।
आरएनएस, अब इसका जो रोल होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का वो होगा आरएनएस, आरएनएस, आरएनएस एंजाइम का रोल होगा। ये राइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो अब ये डीएनए को डीग्रेड करेंगे, डीएनए को आरएनए को डीग्रेड करेंगे, आरएनए जो है अब ये खत्म हो जाएगा, इसका अब कोई रोल नहीं, क्योंकि आरएनए की सारी इंफॉर्मेशन किस में आ गई, आरएनए की सारी इंफॉर्मेशन सी डीएनए के अंदर आ गई। अब देखें डीएनए एक स्ट्रैंड है, इसका डीएनए का एक अनदर स्ट्रैंड भी बनना चाहिए, बिकॉज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना। तो आपको पता है कि सी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, इसमें से अनदर कॉम्प्लीमेंट्री जो सी डीएनए उसका एक दूसरा पार्ट भी बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की। पहला फंक्शन कौन सा था, आरएनए से जो है सी डीएनए बना है। दूसरा फंक्शन कौन सा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने आरएनए को डिग्रेड किया। तीसरा फंक्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया। तो यानी अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ बना है, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में बना है। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो बन गया है, एनदर एंजाइम उसका नेम है यकीनन इंटीग्रेज एंजाइम। वो इंटीग्रेज एंजाइम भी जैसे एचआईवी अपने साथ लाया था, यही इंटीग्रेज एंजाइम इस डीएनए जो अब डबल स्ट्रैंड बना था इसको लेके होस्ट सेल के न्यूक्लियस को भी क्रॉस करेंगे और होस्ट सेल के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स डीएनए उसके साथ इनकॉर्पोरेट कराएगा। तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहेंगे। इंटीग्रेशन की रिजल्ट क्या हुई, रिजल्ट ये हुई कि जो एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल अब जो डीएनए की सूरत में पड़ा था वो ह्यूमन डीएनए के साथ शामिल हो गया है। इस अमल को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन किस एंजाइम की वजह से होता है, वो इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से होता है। इंटीग्रेज एंजाइम किसका है, इंटीग्रेज एंजाइम एचआईवी का है जो अपने साथ लाया था। तो यानी दूसरा एंजाइम इंटीग्रेज एंजाइम जो है उसका रोल ये है कि इंटीग्रेट कराना किसको, वायरल डीएनए जो था उसको जो है ह्यूमन डीएनए के साथ इंटीग्रेट कराना, उसका पार्ट बन जाए, उसके अंदर शामिल हो जाए, तो उसे हम कहेंगे ये इंटीग्रेट हो गए। आई बात समझ में। तो इंटीग्रेशन जो है इस तरह से इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से होती है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यकीनन, तो पहला ये से आरएनए आया तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड ये डीएनए बना, आपके पास इलस्ट्रेशन जो मौजूद है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बनने के बाद जो इंटीग्रेज एंजाइम होगा ये न्यूक्लियस पार्ट है। जैसे ये न्यूक्लियस पार्ट है तो न्यूक्लियस पार्ट को ये क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद जैसे ये इंटीग्रेशन का अमल है, इंटीग्रेशन का अमल है, तो यानी कि ह्यूमन जो है टी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ये पार्ट जो इंटीग्रेट हो गया। ये पार्ट कौन सा था, ये पार्ट जो है वायरल डीएनए था, अब ये इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया है। इंटीग्रेट हो गया है तो अब इस यूनिट को, जैसे वायरस डीएनए, वायरस का कोई भी जेनेटिक मटेरियल जब होस्ट सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेट होता है तो इसे हम कहते हैं, यकीनन एक नया टर्म है जैसे प्रोवायरस। आपने शायद एचटीबी बुक में लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा लफ्ज शायद पढ़ा हो। तो अब इस जेनेटिक मटेरियल के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रोवायरस। प्रोवायरस क्या है, प्रोवायरस जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस था जो अब होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंटीग्रेट हो गया है, तो अब इससे हम कहेंगे प्रोवायरस कहेंगे। अब देखिए आपको पता है कि आगे क्या है, आगे जैसे नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म, नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, यू नो वेरी वेल। सबसे पहले डीएनए जो होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्शन से मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए के बाद आपको पता है उसमें जो है प्रोटीन्स बनते हैं। तो आगे ट्रांसक्रिप्शन, ये इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यू नो वेरी वेल। इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और दूसरा जो स्टेप होता है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन के बाद यकीनन जैसे आपको पता है कि प्रोटीन्स बनते हैं। तो इस जब ट्रांसलेशन का अमल होगा तो ये जो प्रोवायरस है जिसके अंदर जो वायरस के जीन्स अब जो मौजूद हैं, जाहिर है वायरस के जीन्स होंगे, अपनी जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो सब इस हेल्पर टी सेल के राइबोसोम में ये एमआरएनए जाएगा और वहीं पे ऑर्डर देते जाएंगे कि भाई
अब ये चीजें सब हमारे लिए बनाए, जिसमें कौन कौन सी चीजें होगी, जिसके अंदर कैप्सिड भी होगा, वायरल जीनोम भी होगा, एंजाइम्स भी होंगे, प्रोटीन, ये जो प्रोटीन के ग्लाइकोप्रोटीन के पार्ट्स भी होंगे, प्लस में लिपिड, लिपिड की मेम्ब्रेन जब बाहर निकलेगा तब बनेगी, फिलहाल लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। तो ये सारे पार्ट्स जो है ये बनेगी इस प्रोसेस के तहत, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से आगे जो प्रोटीन बनेंगे। तो साथ साथ ये देखें, अब नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ है, वायरल आरएनए लीव्स न्यूक्लियस, यानी जो जाहिर बाजार ये भी न्यूक्लियस से निकला है, बाहर राइबोसोम में आया, साइटोप्लाज्म राइबोसोम में आया, जिसमें वायरस का आरएनए भी बना है, वायरस के प्रोटीन भी बने हैं। और यहाँ पे जो वायरस के जब पहले जो प्रोटीन बनेंगे वो बिगर प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे किस एंजाइम का रोल होना चाहिए, थोड़ा सा टाइप करें आप। अब किस एंजाइम का रोल होना चाहिए वायरस के, अब ये प्रोटीन बिगर प्रोटीन बने हैं, अब उसमें फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोटीन जो बनेगा, वायरस के फाइनल वर्जन ऑफ प्रोटीन में किस एंजाइम का अब किरदार होना चाहिए। सर ये रिप्लाई दें, स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं। प्रोटीज एंजाइम, एग्जैक्टली प्रोटीज एंजाइम का किरदार होगा, बिकॉज उस वक्त जो है बिगर प्रोटीन ये बन चुके हैं। वायरस के लिए कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, कौन से नीडेड है, अब वो प्रोटीज एंजाइम का काम होगा। फिर इन सब प्रोटीन पार्ट्स जो वायरस के बने हैं फाइनल, इनकी असेंबली होगी। असेंबली की मीनिंग जैसे होती है असेंबलेज, जैसे पार्ट्स होते हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, गाड़ियां हैं, उनकी पार्ट्स होते हैं ना, वो सब उनको असेंबल करके जैसे एक चीज बनाई जाती है। तो इसी तरह से ये सारे वायरस के जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सब मिलके असेंबल होंगे, असेंबल होंगे। असेंबल होने के बाद अब कौन सा अमल होगा, लाइसिस ऑफ द हेल्पर टी सेल होगी। हेल्पर टी सेल की लाइसिस होगी, वहां से रिलीज होंगे। उस वक्त जब हेल्पर टी सेल की लाइसिस होगी तो साथ साथ जाहिर है अब जो है लिपिड की लेयर है वो, अब ये देखें ये वायरस की एंट्री हुई है, और यहाँ से दूसरी जो एंड है आपके पास जो ऐसी इलस्ट्रेशन मौजूद है, यहाँ पे लिखा होगा न्यू वायरस। न्यू वायरस जब जाएंगे तो साथ साथ लिपिड के लेयर को भी लेके जाएंगे। और इसी तरह से सिर्फ यहाँ पे आपने देखा कि इनका वायरल जीनोम दाखिल हुआ था, और उसके बदले में जैसे हेल्पर टी सेल की किलिंग हुई, और मेनी कॉपीज न्यू पार्टिकल्स, न्यू वायरसेस जो है बन गए एचआईवी के। तो इसी तरह से जो है हेल्पर टी सेल के अंदर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हेल्पर टी सेल। अब ये जब जिस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा। इस वजह से ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इस वजह से रखा है। वाई, बिकॉज हेल्पर टी सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं और उसको देन ये डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो ये ऐसी इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है। हम अब एनटीबी के अंदर जो पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। अनदर इलस्ट्रेशन, एक और इलस्ट्रेशन के जरिए भी जैसे हम इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से होता है लाइफ प्रोसेस। ये भी एक ऐसी इलस्ट्रेशन है, बेहतर है, इससे आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी कलर्ड भी है। तो सबसे पहला पहला इवेंट है या पॉइंट है कि लाइक अटैचमेंट एंड एंट्री। जैसे ये एचआईवी जो पार्टिकल है, तो ये CD4 रिसेप्टर है, ये हेल्पर टी सेल है, ये सारा जो हेल्पर टी सेल है ये हेल्पर टी सेल है। हेल्पर टी सेल की सरफेस पे ये प्रोटीन CD4 प्रोटीन जो आपने एक दो दिन पहले इम्यून सिस्टम की हेडिंग में पढ़े थे, और ये जो आप देख रहे हैं कौन से ये प्रोटीन होंगे, यकीनन जो थोड़ी देर पहले हमने जैसे पढ़ी है, ये प्रोटीन है जिनका नेम है ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। वो इसके साथ बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद जैसे आपको पता है अटैचमेंट एंड एंट्री होगी। अटैचमेंट एंड एंट्री होगी तो ये पार्ट देखें, कोर पार्ट देखें, कोर पार्ट है ये, अब किसके अंदर दाखिल हो रहा है, कोर पार्ट है हेल्पर टी सेल के अंदर दाखिल हो रहा है। कोर पार्ट के अंदर क्या है, जैसे जैसे इसमें कैप्सिड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए, 3 एंजाइम्स हैं। देन जो अनकोटिंग होगी, अनकोटिंग की मीनिंग है ये कैप्सिड में से जो ये एंजाइम से रिलीज होंगे। तो आरएनए से पहला पहला काम ये होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बनेगा, जिसे हम कहेंगे सी डीएनए। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से अनदर कॉपी ऑफ डीएनए बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, और ये आरएनए जो होगा डिग्रेड भी हो जाएगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना
अब एक और एंजाइम जिसका नेम है लाइक इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम का काम होगा इसको, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को लेके कहाँ लेके जाना है, न्यूक्लियस के अंदर लेके जाना है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल शामिल है, उसके अंदर इस पार्ट को शामिल कराना। किसको? ये पार्ट कौन सा है? यकीनन ये पार्ट जो है वायरस का डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए। इस अमल को हम कहेंगे इंटीग्रेशन कहेंगे। इंटीग्रेशन होने के बाद जैसे आपको पता है कि इसमें नॉर्मल डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए जब ये न्यूक्लियस को छोड़ के जब साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम में आएगी, राइबोसोम में आएंगे तो यकीनन क्या होगी, सिंथेसिस ऑफ वायरस पार्टिकल होगी। ये सारे वायरस के पार्टिकल्स बन रहे हैं और ये सारी असेंबलेज हुई है। असेंबलेज होने के बाद ये बडिंग प्रोसेस है, इसे हम कहेंगे बडिंग। जैसे ये जो है होस्ट सेल है जिसकी साइज बड़ी है और उसमें यहाँ से बड की तरह जो है ये इस सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके न्यू पार्टिकल्स जो है यहाँ से निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से जो है एचआईवी का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ी सी एनटीबी की पॉइंट्स को देखेंगे। आप एक दो बार और पर्सनली खुद आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें भी आसानी से डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी। तो आप कोशिश करें, टाइम मिले तो ये लाइफ साइकिल एक बार फिर अपनी तरफ से खुद ही देख लेना इसको। तो स्टेप वाइज दिया गया है ये सारा जो लाइफ साइकिल है। तो जैसे एचआईवी अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, हेल्पर टी सेल के अंदर जो है ये इनके मेन, जहां पे एचआईवी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में मैक्रोफेजेस के अंदर भी, मैक्रोफेजेस के अंदर ये एचआईवी मल्टीप्लाई हो सकता है। ब्रेन सेल के अंदर भी ये एचआईवी मल्टीप्लाई अपने आप को कर सकता है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। नंबर 1 स्टेप है, इनिशियल स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल इज एडजॉर्प्शन और अटैचर। एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये एडजॉर्प्शन है, सही लफ्ज है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन लफ्ज की मीनिंग ही होती है अटैचमेंट। कैसे अटैच होगा? आपको पता है कि GP120 की मदद से CD4 जो रिसेप्टर है हेल्पर टी सेल, उनके साथ ये अटैच होंगे। जैसे विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ द वायरियोन ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सा? 120 इन्वेलप प्रोटीन है, किसके साथ बाइंड होगा? टू द CD4 प्रोटीन। किसका है? CD4 प्रोटीन जो एक रिसेप्टर है, किसका है? ऑन द सरफेस ऑफ T4 सेल। जिस इलस्ट्रेशन में भी आपने देखा होगा हेल्पर टी सेल की सरफेस पे CD4 जो रिसेप्टर है उनके साथ एचआईवी का ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो GP120 है वो उसके साथ बाइंड होगा, GP120। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? फ्यूजन है। फ्यूजन के लिए आपको पता है कौन सा प्रोटीन जो इम्पोर्टेंट है एचआईवी का? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो GP41 है उसका रोल होता है। फ्यूजन ऑफ द वायरल एनवेलप विद द सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस एंड द वायरियोन इंटर्स द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। जाहिर है एंडोसाइटोसिस एक जनरल टर्म है, जब कोई मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो वेजिकल फॉर्म में, तो उसे जनरली हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। Once inside the host cell, the HIV particle sheds its protective coat and uncoating occurs. Uncoating की मीनिंग ये होती है कैप्सिड, जो पहले कैप्सिड के अंदर जैसे आरएनए की 2 मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं और 3 एंजाइम्स भी मौजूद हैं, तो ये सारे अनकोट होंगे, वो रिलीज होके अब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। किसका साइटोप्लाज्म? हेल्पर टी सेल। अनकोटिंग होगी, दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए इन द साइटोप्लाज्म अलोंग विद द वायरल एंजाइम्स। 3 वायरल एंजाइम्स भी मौजूद हैं और जैसे आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी हैं। द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंथेसाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, जो डीएनए cDNA और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जैसे आपको पता है आरएनए से डीएनए बनने का अमल जो होगा उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम होगा उसका नेम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो अब एक सिंगल स्ट्रैंड बना है, cDNA बना है। इसी cDNA आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द वायरल जीनोमिक आरएनए, यानी वायरस का जो आरएनए जो इंटर हुआ था अब इसकी जरूरत नहीं है, अब ये इसकी डिग्रेडेशन होगी। कौन डिग्रेडेशन कराता है? ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कराता है। इज डिसइंटीग्रेटेड बाय द राइबोन्यूक्लियस आरएनएस। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की ही एक्टिविटी है, राइबोन्यूक्लियस के तौर पे भी काम करता है, आरएनएस के तौर पे भी काम करता है। कैटेलाइजेस द डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, आरएनए को ब्रेक कर देगा, डिग्रेड कर देगा, खत्म हो जाएगा। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए cDNA था, इसकी एक और रेप्लिकेशन होगी जिसके रिजल्ट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा।
ये किसका काम है? ये भी काम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होता है, यानी ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम है। नंबर 3 इवेंट से लेकर नंबर 5 इवेंट तक ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का ही रोल है, फंक्शन है। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देन इंटीग्रेट्स इज मीडिएटेड बाय वायरस इनकोडेड एंजाइम इंटीग्रेज, यानी अब उसके बाद जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना था, अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में दाखिल होना है, ये काम किसका होगा? इंटीग्रेज एंजाइम का होगा। इंटीग्रेज एंजाइम किसका है? एचआईवी का है। इंटीग्रेज एंजाइम एचआईवी का है, होस्ट सेल का नहीं है। ठीक है, द इंटीग्रेटेड डीएनए इज नाउ कॉल्ड एज प्रोवायरस। तो आपको पता है कि जब वायरल जीनोम किसी होस्ट जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोवायरस कहते हैं। प्रोवायरल डीएनए, प्रोवायरस ऐसे कहते हैं, प्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नंबर 7 तक जो प्रोवायरस बन गया, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप्स में? नेक्स्ट स्टेप में जैसे फर्दर स्टेप्स हैं वो नॉर्मल, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है ना, इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन जिसमें वायरस की प्रोटीन होगी, असेंबलेज होगी, और देन बडिंग प्रोसेस के जरिए न्यू यकीनन जो वायरसेस होंगे वो वहां से रिलीज होंगे, होस्ट सेल की किलिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि लाइक छोटी सी इलस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं कि जैसे हेल्पर टी सेल है उसकी काम क्या है। तो स्टेप नंबर जो है 3 से लेकर 3, 4, 5 के अंदर ये जो सारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम है आरएनए से डीएनए बनाना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम है डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए करना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम का काम है सी डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना। ये सारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के काम है, ये सारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के काम है। 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर स्टेप्स जो लाइफ साइकिल के अंदर ये सारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के फंक्शन है। आरएनए से डीएनए बनाना, आरएनए को डिग्रेड करना, सी डीएनए को डीएस डीएनए में कन्वर्ट करना, ये सारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के काम। अब नंबर 8 इवेंट पे हम आते हैं। नंबर 8 इवेंट है 8 एंड 9 इवेंट को कलेक्टिवली जैसे हमारे एनटीपी में बताया गया है कि क्या है कि वायरल एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम प्रोवायरल डीएनए। प्रोवायरल डीएनए कौन सा? थोड़ी देर पहले जैसे हमने प्रोवायरस एक टर्म पढ़ा था। प्रोवायरस क्या कौन सा टर्म है? वायरल डीएनए दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए इज कॉल्ड एज प्रोवायरस। उसका डीएनए, उसकी यानी उस डीएनए में से जो है ये एमआरएनए का बनने का अमल हुआ है, और प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, जो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, नॉर्मल प्रोसेस है बाय द होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे एचआईवी की तो 3 एंजाइम है, बट अब देखें नॉर्मल जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ये जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आपको पता है इसका रोल क्या होता है? इसका रोल आपने जैसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंपली ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसका है? ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है होस्ट सेल का है, ना कि एचआईवी का है, होस्ट सेल का है। होस्ट सेल हेल्पर टी सेल, उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यही जो है डीएनए, किस कौन सा डीएनए? ये प्रोवायरल डीएनए, इसको किस में कन्वर्ट करेगा? मैसेंजर आरएनए में। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज होस्ट सेल का होगा, और प्रोसेस को नॉर्मल प्रोसेस है उसे हम कहेंगे उसे जस्ट कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन नॉट ओनली वायरल एमआरएनए फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स आर फाउंड बट वायरल जीनोमिक आरएनए इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। जैसे आपको पता है कि अब इस सारी ये नहीं डीएनए क्या है, नथिंग बट इसके जो है एचआईवी के इसमें जीन्स हैं, 9 जीन्स हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन देंगे, किसको देंगे? होस्ट सेल के राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए की सूरत में वो इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे कि भाई ये प्रोटीन बने, ये एंजाइम बने, और ये जीनोम आरएनए कंपोनेंट भी बने, सारी चीजें यानी वहीं पे बन जाएंगी। आखिर में क्या होगा? नंबर 10, वायरल एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट राइबोसोम इनटू सेवरल लार्ज प्रोटीन। अब जैसे आपको पता है कि वायरल जो प्रोटीन एंजाइम है, अब इसका रोल स्टार्ट होता है। लार्ज प्रोटीन तो बन गए, विच आर देन क्लीव्ड की मीनिंग है ब्रेक होंगे, यानी फाइनल वर्जन बनेगी बाय द वायरस इनकोडेड प्रोटीज एंजाइम। वायरस इनकोडेड मींस वायरस का है,
ये जो एंजाइम है प्रोटीज एंजाइम, ये वायरस का है, जो जब एंट्री हुई थी तो उस वक्त ये साथ लाया था। जस्ट इसके अंदर होस्ट का जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, 3 एंजाइम तो वायरस के थे, तो उस वायरस का जो प्रोटीज एंजाइम था वही अब इसको ब्रेक करेंगे, क्लीव करेंगे वायरियोन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। वायरियोन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक चार्ट के जरिए डिस्कस किया था कि उनमें कौन कौन से प्रोटीन है, वो सब चीजें इस प्रोटीज एंजाइम की एक्शन की वजह से होगी। द वायरल कंपोनेंट्स असेंबल एंड मैच्योर वायरियोन्स आर प्रोड्यूस। उसके बाद जैसे असेंबलेज होगी इनकी, जैसे आपने बैक्टीरियोफेज की जैसे लाइफ साइकिल लाइटिक और लाइसोजेनिक पढ़ी थी ना एसटीबी के अंदर, तो आपने देखा कि 3 सेट के अंदर उनकी जो है फॉर्मेशन होती है, देन 3 सेट की आपस में असेंबलेज होगी, और देन जो आपको पता है कि वो उस सेल की लाइसिस करके, बैक्टीरिया की लाइसिस करके बाहर आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बडिंग प्रोसेस के जरिए जैसे ये बाहर आ रहे हैं। फाइनली द मैच्योर वायरियोन्स आर ग्रेजुअली रिलीज्ड बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो आपको याद होगा जैसे ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वायरसेस में बताया गया है कि ये वायरल एनवेलप इस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन यही लेते हैं, होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड इनक्लोजिंग ए पोर्शन ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन अराउंड देम। अराउंड देम किसके अराउंड देम, यानी सारी कोर है, प्रोटीन है, उन सब के इर्द गिर्द आखिर में जैसे होस्ट सेल मेम्ब्रेन उस वक्त आ जाएगी। होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होगी अब वो वायरस का पार्ट हो जाएगी। एंड इन दिस वे होस्ट सेल साइज इज डिक्रीज एंड थॉट टू बिकम नॉन फंक्शनल। उसके बाद जैसे बेचारे हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो उनकी किलिंग हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएंगी, बिकॉज वो उनकी जो मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा, पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही आसान है। डायग्राम इलस्ट्रेशन को देखें, आप आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये बडिंग है, फाइनली ये बडिंग के जरिए जैसे बडिंग प्रोसेस के जरिए जैसे यहाँ से निकला है। बहरहाल काफ़ी सारी इलस्ट्रेशन है जो आपके पास मौजूद हैं, आप इनको देखें। और एनटीबी के हवाले से हम आते हैं, सिलेबस को भी थोड़ा आगे लेके जाना है, 112 पेज पे है, कंटिन्यू। Since the helper T cells regulate the immunity by enhancing the response of the immune cells, so the decrease in the number of helper T cell। जाहिर है हेल्पर टी सेल के अंदर वायरसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह से हेल्पर टी सेल है वो उनकी तादाद कम होती जाएगी, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट, वीक, कमजोर हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम होगी। Therefore the virus has been named as a human immunodeficiency virus। इस वजह से इसका वायरस का नेम रखा गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट है कि इसके सिम्टम्स ऑफ एड्स हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम में हर डिजीज के हवाले से थोड़ी सी ज़रूरी होती हैं। तो शुरू में असिम्टमेटिक होती है। असिम्टमेटिक की मीनिंग होती है कि उसमें कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होगी। जैसे अगर अनलकी पर्सन है, किसी भी सोर्स या मीन के जरिए उसमें HIV आ गया है, तो उस बेचारे पर्सन को यानी कोई एहसास ही नहीं होगा, कोई डिजीज जाहिर ही नहीं होगी, कोई निशानी जाहिर नहीं होगी, असिम्टमेटिक होगी, असिम्टमेटिक। तो पहला फेज है असिम्टमेटिक कैरियर के तौर पे, यानी ऐसे पर्सन के अंदर HIV प्रेजेंट होता है बट डिजीज की कोई भी सिम्टम जो अपीयर नहीं होती है, तो उसे हम कहेंगे असिम्टमेटिक कैरियर। जैसे आजकल यकीनन आपने कोविड सीजन के दौरान पढ़ा होगा कि जैसे कई ऐसे पर्सन हैं जिनको कोविड होता है बट उनमें कोई कोविड की सिम्टम अपीयर नहीं होती है इसकी, तो उसे हम कहेंगे असिम्टमेटिक कहेंगे। तो इन असिम्टोमेटिक कैरियर सिम्टम्स सेट में इंक्लूड आर, उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स हैं, फीवर होता है, जैसे फीवर के और कई रीजंस हैं, चिल है, एक्स की मीनिंग होती है पेन, डिफरेंट पार्ट्स में पेन, कंटिन्यूड पेन जिसमें जैसे कई रीजन होते हैं जिनकी वजह से ये पेन, चिल या फीवर होते हैं। तो किसी पर्सन का जहन HIV की तरफ जाएगा ही नहीं क्योंकि ये तो आम सी चीजें हैं। सवाल इन लिम्फ ग्लैंड्स एंड इची रैश, रैश इज change of human skin with which affects in color, appearance and texture। रैशेस यानी थोड़े से दाने दाने से होते हैं, स्किन की कलर भी वगैरह चेंज हो जाती है, रैशेस जनरली उसे हम कहते हैं। कोई डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करनी है। तो ये असिम्टोमेटिक जो लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हम नोट करें। दीज सिम्टम डिसअपियर एंड देयर आर नो अदर सिम्टम फॉर 9 months और लॉन्गर। तो यानी जैसे आप देखें, आपने एक टर्म पढ़ा होगा इंक्यूबेशन पीरियड, यकीनन डिजीज के हवाले से ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंक्यूबेशन पीरियड। जब भी पैथोजन कोई किसी अनलकी पर्सन की बॉडी में दाखिल होता है, फौरन यकदम उसकी सिम्टम अपीयर नहीं होती है, फुल ग्रोन नहीं होता है,
फुल जो सिम्टम उसकी अपीयर नहीं होती है, तो तब तक ये अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। HIV हो या कोई भी पैथोजन है, होस्ट की बॉडी के अंदर अपना जो है नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देन जो आखिर में जो पता चलता अच्छा ये डिजीज हो गई, तो जो डिजीज की निशानियां जब जाहिर होती हैं, तो ये जो दौरानिया है, ये जो पीरियड है, इसे हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। जैसे मॉस्किटो बाइट करता है, उस बाइट के अंदर जैसे प्लाज्मोडियम मौजूद है, अगर किसी पर्सन को मॉस्किटो ऐसा बाइट करता है तो सेकेंड डे पे मलेरिया नहीं होती है। आपको पता है तकरीबन मोर देन 10, 12 और 14 डेज के बाद मलेरिया अपीयर, उसकी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होती हैं। तो ये जो दौरान या बीच वाला होगा, इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसी तरह से ये असिम्टोमेटिक जो फीचर्स होती हैं 9 मंथ्स या लॉन्गर पीरियड डिफरेंट है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट है। किन जगहों पे 4 to 9 मंथ्स लिखा हुआ है, 1 ईयर लिखा हुआ है, किन किन जगहों में 7 ईयर्स तक लिखा हुआ है, ऐसे भी केसेस हैं 7 ईयर। तो बहरहाल हम अपने NTB बुक के साथ हैं, जो इसमें पॉइंट्स लिखी हुई हैं वही आपको याद करनी है। Although individual exhibits no symptom during this stage, he or she is highly infection, उसमें जरूर है standard HIV blood test for the presence of antibody becomes positive during this stage। ठीक है, इस अगर जाहिर है इतनी हमारे यहाँ इतनी हेल्थ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे पहले तो हमारे इन इलाकों में, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो पुअर हेल्थ जो कंडीशन है, उस हवाले से किसी पर्सन को पता ही नहीं होता। बट आजकल जैसे कोई भी पर्सन जब ब्लड किसी को डोनेट भी करता है, तो 2-3 टेस्ट करवाई जाती हैं उस पर्सन की कि आप आर यू हेल्दी, आपके पास कोई HIV तो नहीं है। तो एक तो जबानी कलामी बात होती है कि कोई कोई पर्सन मानेगा भी नहीं कि उसको HIV है या नहीं है, टेस्ट से पता चल रहा है। तो टेस्ट जब होगी या जब ब्लड डोनेट करने का टाइम होगा, उस वक्त अगर ब्लड टेस्ट होती है तो HIV की टेस्ट कराते हैं, तो उसमें भी ऐसे एंटीबॉडीज के जरिए पता चल सकता है। बहरहाल नॉर्मल रूटीन में चेकअप कोई नहीं करवाता है, ये तो लकीली कोई जिस तरह से ऐसी सिचुएशन होती है तो पता चलता है। अदरवाइज ये सारी असिम्टोमेटिक है, कोई भी साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज ये नहीं है, ये तो आम सी सिचुएशन है। मोस्ट कॉमन जो दूसरी होती है एड्स रिलेटेड सिम्टम कॉम्प्लेक्स है। अब ये नहीं, जैसे यहाँ पे 9 मंथ तक कोई सिम्टम नहीं, अब एड्स रिलेटेड सिम्टम्स हैं। उसमें कौन से सवाल हैं? लिम्फ ग्लैंड्स इन नेक, आर्म पिट और ग्रोइन। ग्रोइन क्या होता है? जैसे ये एब्डोमेन हमारा पार्ट है और लेग्स है, इनका जो जंक्शन होता है उसे ग्रोइन कहते हैं, बॉडी पार्ट है इस हवाले से। परसिस्ट फॉर, यहाँ पे भी एक स्वेलिंग होती है, किसकी? ये लिम्फ, स्वेलिंग लिम्फ ग्लैंड्स होंगे, स्वेलिंग हो जाएगी उनमें। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी इन्फेक्शन होते हैं तो खास तौर पे आर्म पिट है या ग्रोइन पार्ट है, उसके अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, उनके अंदर ज्यादा स्वेलिंग होती है। ये एक निशानी होती है कि इसमें यकीनन कोई ना कोई माइक्रोब या पैथोजन का अटैक है या कोई इन्फेक्शन है, तब जो है इनके अंदर स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स हुई है। ठीक है, तो उसमें अदर सिम्टम्स में स्वेट है, परसिस्टेंट कफ, फ्लू और डायरिया, लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिप्रेशन, ये सारी फीचर्स आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होंगी। जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो आपको याद करनी है, फुल ब्लोन एड्स, यानी एड्स की मुकम्मल जैसे कोई साइन एंड सिम्टम्स होंगी, तो उसमें देयर इज वेट लॉस होगी, वीकनेस होगी। और वीकनेस क्यों होती है? ड्यू टू परसिस्टेंट डायरिया, ऐसे पर्सन को डायरिया मुसलसल होती है। वन ऑफ द सेवरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अकर। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की मीनिंग होती है कि जैसे अगर कोई पर्सन वीक हो जाए और देन उसके बाद छोटे छोटे पर्सन जो है उसके ऊपर जो है अटैक करते हैं। जैसे हम एक आम एग्जांपल लें, जैसे लायन, जिसे आप कहते हैं किंग ऑफ फॉरेस्ट वगैरह, सब कुछ है, सारे दूसरे एनिमल डरते हैं। जब एक लायन जख्मी हो जाए या बूढ़ा हो जाए तो यकीनन जो दूसरे जो छोटे छोटे एनिमल कभी उससे जो डरते थे वो भी उसको जो है उसके ऊपर जो है खाने की या उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी जो है वेल प्रोटेक्टेड होती है, डिफेंडेड होती है, प्रोटेक्शन होता है। बट जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो दूसरे छोटे मोटे इन्फेक्शन जो पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी उनसे स्ट्रांग थी, उनसे फाइट करती थी, उनको किल करती थी, वो भी अब इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। ऐसे इन्फेक्शंस को हम कहेंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहेंगे। अपॉर्चुनिस्टिक वर्ड से अपॉर्चुनिस्ट, मौके की तलाश। जैसे मौके की तलाश क्या है? यकीनन इसमें जो है इम्यून सिस्टम वीक हुआ है तो ही जो है पैथोजन की, ऐसे आम पैथोजन है उसकी जो कब्जा हो जाएगा। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज
HIV डज नॉट काज एनी डिजीज नॉर किल्स। HIV की वजह से कोई डिजीज नहीं, जैसे सिंड्रोम है, एक लफ्ज है यकीनन सिंड्रोम, AIDS, S स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम में कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज होता है, एक डिजीज नहीं है, मेनी डिजीज, कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज, बहुत ही ज्यादा डिजीज होती है, जैसे डायरिया है, वेट लॉस है, फ्लू है, कफ है, आखिर में जैसे STB में लिखा हुआ है एक कापोसाई सार्कोमा, स्किन की कैंसर भी हो जाती है, ये भी सिचुएशन होती है, डिप्रेशन है, ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, डिप्रेशन है, लॉस ऑफ मेमोरी, ये सारी चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंड्रोम, कहते हैं सिंड्रोम, कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज। तो HIV डज नॉट कॉज एनी डिजीज, यानी कोई एक जैसे हेपाटाइटिस बी वायरस है, हेपाटाइटिस बी करवाता है, क्लियर है, बट HIV कोई डिजीज नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज सिंड्रोम होता है, और इसकी वजह से कोई किलिंग नहीं होती, जैसे STB में लिखा हुआ है कि डेथ इज कॉज्ड बाय रेयर टाइप ऑफ नमूनिया, नमूनिया की वजह से जो है डेथ होती है HIV एड्स में। तो it's only destroys T cell immune system, results in the inability of the body to fight disease due to weak defense system, person suffering from AIDS attacked by the disease called opportunistic disease, और इसमें ये सारी डिजीज जो दूसरी आ जाएंगी opportunistic disease, और उसके बाद जो यकीनन ऐसा पर्सन वीक हो जाएगा और देन फर्दर डेथ हो जाएगी। डेथ के हवाले से भी डिफरेंट चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी मीन्स फुल जैसे फुल ग्रोन और फुल ब्लोन जैसे HIV की सिम्टम मौजूद है, उसके बाद जो तकरीबन 1 ईयर, इसमें 2-3 साल लिखे हुए हैं कि लाइक तब तक वो जिंदा रहता है, उसके बाद यकीनन HIV अनलकी पर्सन जिसको भी होता है उसका अल्टीमेट रिजल्ट डेथ है, कोई इलाज नहीं है। जो एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी है जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, वो जस्ट इसकी एज बढ़ाने के लिए होता है। नंबर 2 ये होता है कि ये जो है HIV किसी दूसरे पर्सन में ना जाए, उसको रोकने के लिए थोड़ी सी एक कोशिश होती है, इसका इलाज, कंप्लीट इलाज कोई भी नहीं है। तो ह्यूमन अब फर्दर ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल जो है थेरेपी, ERT शॉर्ट फॉर्म है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। A stands for anti, R stands for retroviral, T stands for therapy। थेरेपी इलाज का तरीका होता है, उसे हम कहेंगे थेरेपी कहेंगे। ERT इज नॉट ए क्योर, मुकम्मल तौर पे इलाज नहीं है ये, बट कैन कंट्रोल द वायरस सो द HIV पॉजिटिव पर्सन कैन लिव फॉर अ लॉन्गर हेल्दियर लाइफ, ताकि थोड़ी सी HIV जिनको हुई है थोड़ी सी एज आगे बढ़े, अगर ERT अप्लाई करेंगे तो। कंप्लीट इलाज नहीं है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग HIV टू अदर्स, ताकि वो पर्सन दूसरे लोगों में HIV मुंतकिल ना करे, इसकी हेल्थ थोड़ी आगे बढ़ती जाए। तो ये जो इन ड्रग्स का काम होता है कि प्रिवेंटिंग प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज को भी रोकती है। व्हेन ERT इज एक्सेसिबल एंड स्टार्टेड अर्ली इन द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, लाइफ स्पैन ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल इज टिपिकली वेरी क्लोज टू दैट ऑफ कंपेरेबल HIV नेगेटिव पीपल, थोड़ी सी लाइफ आगे। But ERT can have toxicities and is often costly and requires strict daily pill taking that can lessen quality of life. Because of this limitation of ERT, a cure for HIV infection remains vital goal for the research plan। तो ये ऐसी कोई टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट NTB में है तो आप इनको नोट करेंगे, NTB में ये पार्ट मौजूद है। और उसके बाद है कंट्रोल एंड मेयर्स हैं कि HIV को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या किस प्रिवेंटिव मेयर्स अप्लाई करें, ये भी हमारे NTB में एज वेल एज STB में आखिरी बस हेडिंग है। उसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। डू नॉट यूज यूज्ड सिरिंज और नीडल्स। यूज्ड जैसे किसी दौर में हमें भी याद है कि डॉक्टर साहिबान जो होते थे उनके पास एक गिलास या शीशे की इंजेक्शंस हुआ करते थे, और वही जो है जस्ट पानी में धो के और दूसरे मरीजों को लगाते थे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेडिकल साइंसेज में तरक्की हुई है तो देन प्लास्टिक की नीडल एंड सिरिंज से वन टाइम यूज़ करके फेंक देते थे, फिर भी उसको रीयूज़ करते थे। आजकल जैसे UNO एंड WHO की जो किट्स हैं जिसमें वन टाइम यूज़ करने के बाद उसको ब्रेक किया जाता है ताकि इसका रीयूज़ ना हो। बिकॉज लोगों की जैसे हम क्या कहें, कई तरह के लोग हैं
थोड़े से मुनाफे की खातिर जो ऐसी चीज़ें को कलेक्ट करके रीपैक करके और बेचते हैं। तो इस वजह से कोई भी सिरेंज अगर किसी भी एक पर्सन को खुद को भी लगे तो दोबारा भी इवन जो है यूज ना करे। ठीक है, तो मीन्स सिंपल बात ये है कि डू नॉट यूज सिरेंज एंड नीडल्स, इसको ना किए जाए। फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी यूज फॉर प्रॉपर स्क्रीनिंग फॉर HIV, जिससे हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। जब भी कोई पर्सन किसी से ले या दे तब भी मीन्स स्क्रीनिंग करानी चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि इसमें HIV है और उस पर्सन को मुंतकिल हो जाए। ठीक है, आप इसमें क्या सीख रहे हैं, इसमें ये भी पॉइंट सीख रहे हैं कि हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड। HIV is transmitted through used syringes and needles. HIV is transmitted through blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी HIV जो है मुंतकिल हो। जैसे कोई अगर हादसा इंजरीज होती हैं तो उसके बाद फौरन इमरजेंसी में अगर ब्लड की जरूरत पड़े, कोई पर्सन ना हो और लेबोरेटरी में अगर अनस्क्रीन्ड ब्लड मिल जाए उसको, उस बेचारे का क्या कसूर है। तो उसमें अगर HIV है तो वो HIV उसको हो जाएगा। तो मीन्स नंबर 3 है, डू नॉट शेयर टूथब्रश ब्लेड्स एंड टॉवल्स विद एनीवन, स्पेशल केयर टू बी टेकन एट द बार्बर्स शॉप और हेयर कटिंग सैलून्स एंड ब्यूटी सैलून। जैसे बार्बर या जो हेयर कटिंग है उसमें जो ब्लेड की जैसे एक बिल्कुल नया होना चाहिए, जरूरी इंस्ट्रूमेंट इवन नए होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स। ब्यूटी सैलून वगैरह इनमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी स्टरलाइजेशन इनकी होनी चाहिए, वरना अदरवाइज ये होगा कि सर्जरी ऑपरेशन थिएटर्स या डेंटल सर्जन्स होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट, अगर एक ऐसा पर्सन पहले आया है उसको अगर HIV है, दूसरा फॉरेन पर्सन आया उसमें वही इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करेंगे तो उसको HIV मुंतकिल हो सकते हैं। इसी तरह से नंबर 5, एड्स इज प्राइमरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं STDs जैसे चैप्टर 4 के अंदर हमने हेडिंग पढ़ी है। तो STDs है refrain from immoral sexual activities and follow Islamic teaching to pass healthy, neat and clean life. Number 6, mother having HIV should not feed their babies. इसका मतलब ये है कि मदर की ब्रेस्ट फीडिंग और मिल्क फीडिंग के जरिए अपने बच्चे को जो है HIV मुंतकिल कर सकती है। ट्रांसमिशन का ये तरीका है। हमारे STB में लिखा हुआ है 90% HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए भी जा सकती है। कट्स एंड वुंड्स, ये जो बार्बर्स शॉप है या ब्यूटी सैलून है, ये कट्स एंड वुंड्स के जरिए भी जा सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी जा सकती है। नीडल्स एंड सिरिंज के जरिए भी ट्रांसमिट हो सकती है। मदर टू चाइल्ड जो जा सकती है, जिसे हम कहेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहेंगे। डिजीज की वर्टिकल ट्रांसमिशन जब मदर टू चाइल्ड होती है तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसमें मदर अपने चाइल्ड को या किस तरह से HIV दे सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दे सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग के दौरान भी दे सकती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी जो है ये जो मदर टू चाइल्ड HIV जा सकता है, जिससे हम कहेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहेंगे। शेकिंग हैंड्स, हगिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्विमिंग इन द सेम पूल ट्रांसमिट HIV नहीं होता है। वन कैन नॉट गेट एड्स फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की मीनिंग होती है कि जैसे टॉवल्स हैं, डोर नॉब्स हैं, टेलीफोन, ऑफिस मशीन्स, हाउस होल्ड फर्नीचर वगैरह। जैसे कोविड के दौरान जैसे हमने पढ़ा था, ये पढ़ा क्या मतलब जैसे मीडिया के जरिए हमें पता चला कि आप ऐसे सरफेस को टच ना करें, जैसे बाहर से खाने की चीज़ें, प्लास्टिक बैग्स, उनके जरिए करेंसी नोट्स तक भी जैसे जो कोविड के केसेस आए, तो इस तरह से यानी वो ट्रांसमिट नहीं होती है। अच्छा, एड्स नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट्स, उनके जरिए भी HIV मुंतकिल नहीं हो सकती है। आखिरी एक पॉइंट है बस, उसके बाद हम जो जाएंगे यकीनन फिजिक्स की क्लास है आपकी। आपका टाइम आज थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। जो सिलेबस में नहीं है बस अब काफ़ी हो गया। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तब आपकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ वायरसेस का होगा, जो डिजीज एंड सर्टेन वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद बैक्टीरिया पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बाद एनिमल किंगडम है और सेल चैप्टर है, थोड़े ही बचे हैं। ठीक है, सी यू बाय नेक्स्ट। थैंक यू।